नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम जनता का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कानूनगो। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में सम्मिलित हुए और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्र सरकार में। वो महापौर ग्वालियर में अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिला सके। तो क्या ये माना जाए कि सिंधिया का प्रभाव पार्टी में कम हो रहा है या उनको आंकना कम कर दिया गया है? इस विषय पर आज हम हमारी डिबेट करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में जो आए हैं, वो आप पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदीप खंडेलवाल जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ने वाले हैं सिद्धार्थ सिंह रजावत, में प्रवक्ता हैं ये, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब मैं आपको इस पूरे प्रकरण पर एक बाइट आपको सुनवाता हूं, उसके बाद आपको अंदाज लगेगा कि ये पूरा प्रकरण क्या है और क्या मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हम कोई भी निर्णय करते हैं तो निर्णय टीम स्पिरिट से होता है, सामूहिकता से होता है। ये कोई बीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष है तो बीडी शर्मा की चलेगी, ऐसा नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे 16 साल के मुख्यमंत्री हैं। इस देश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री अनवरत यात्रा है, लेकिन वो भी कभी ये नहीं कहते कि मैंने कहा था और ये हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता है। व्यक्तियों को लेकर के यहाँ नहीं होता। यहाँ तो कौन कार्यकर्ता कहाँ के लिए उपयोगी है। और मैं तो गंभीरता से कहता हूँ कि जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं तो हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम डेवलप किया है कि राज्यसभा के नॉमिनेशन होते हैं तो वो किसी नेताओं के या किन्हीं लोगों के द्वारा चीजें नहीं होती हैं कि जमीन का कार्यकर्ता वाल्मीकि समाज का ढूंढ करके एक छोटा सा पार्षद उसको सर्च किया जाता है और जाके राज्यसभा के उस सदन में पहुंचा दिया जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए यहां सभी नेताओं के सम्मान के साथ, लेकिन इसके आधार पर तय नहीं होता कौन कार्यकर्ता कहां के लिए उपयोगी है, किस कार्यकर्ता को आज के समय के लिए कहां आवश्यकता है। उसके अनुसार सामूहिक निर्णय होते हैं, किसी व्यक्तियों को देख करके निर्णय नहीं होती है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया या बीडी शर्मा या जो भी हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो प्रत्याशी बीडी शर्मा के या ज्योतिरादित्य जी के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसलिए ये कहना कि कौन की चली और कौन की नहीं चली, ये मुझे लगता है कि ये राजनीति का विकृत रूप है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिंधिया जी कांग्रेस में रहकर करते थे, भारतीय जनता पार्टी उस ब्लैकमेलिंग की शिकार नहीं हुई है और टाइगर अभी जिंदा है, उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भाजपा को मैं बधाई दूंगा। आपने अभी दो बाइटें सुनी, एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक कांग्रेस की ओर से। अब मैं यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि आज की इस डिबेट के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को जुड़ने के लिए कम से कम 10 से 15 प्रवक्ताओं को या नेताओं को फ़ोन लगाए, लेकिन हमारे स्टूडियो में या मोबाइल पर जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब हम असली बहस पर आते हैं और शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले प्रदीप खंडेलवाल जी से बात करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जहां आप देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महापौर का टिकट अपने मर्जी से, उनके 2 या 3 उनके अलग अलग नाम थे उनके खेमे की तरफ से या उनकी तरफ से कहें, जिसमें माया सिंह जी प्रमुख थी जो पूर्व मंत्री हैं, जिनको मामी कहा जाता है, तो उनको भी टिकट नहीं दिला पाए। और जो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री हैं, वो खेमा सक्रिय हुआ और विजयी हुआ ये कहें, और उनने अपने खेमे से
सुमन शर्मा जो हैं उनको टिकट दिलाया। अब सुमन शर्मा की पृष्ठभूमि यह है कि वो 2 बार के विधायक रहे, धर्मवीर शर्मा, और 1 बार के ग्वालियर के मेयर रहे। उनकी वो पुत्रवधू हैं और कार्य समिति की सदस्य हैं। तो इस पृष्ठभूमि को देखते हुए उनको टिकट दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या देखते हैं इस बारे में? क्या आपके व्यूज़ क्या हैं? हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो सबके सामने है। और सिंधिया जी शुरू में जब आए, चूंकि सरकार बनी हुई थी और सरकार को समय था चलाने के लिए, तो धीरे धीरे क्या उनकी सब मांगे मानते चले गए, उनको सब तरीके से नवाजा गया, उड्डयन मंत्री भी बनाया गया। अब जो है अंतिम चरणों में सरकार चल रही है, अगले साल चुनाव होने की तैयारी है। ऐसे में धीरे धीरे सिंधिया जी के खेमे के जो है पर कतरे जाएंगे, उनके वोट कम किए जाएंगे, उनके जो लोग हैं उनको भी टिकट कम दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर और जो आपके माधवराव सिंधिया जी के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये दोनों ही ग्वालियर के हैं। और ग्वालियर में वर्चस्व कहीं ना कहीं तोमर जी का इसलिए भी कायम रखना चाहेंगे क्योंकि शिवराज जी और तोमर जी और अरविंद मेनन तीनों का एक ही गुट हुआ करता था, तिकड़ी कहलाती थी। वर्तमान में आप देखिए कि तोमर जी चूंकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और सिंधिया जी भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग जब कांग्रेस से इतने एक साथ विधायक आए और इतने सारे लोग आए, तो कहीं ना कहीं इनने जो पुराने बरसों पुराने जमे हुए भारतीय कार्यकर्ता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके जो मिलने वाले टिकट थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गए थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं को लगने लगा था कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जो है वो वापस जो है शबाब पे आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले समय में सिंधिया जी का कद को कम करते चले जाएंगे। और आप देखिए कि वर्तमान में जो है जिस तरीके से महापौर का टिकट का हुआ है, एक टिकट अगर आप नहीं दिला पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू पार्टी में धीरे धीरे घटना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। कांग्रेस से हमारे सिद्धार्थ रजावत जी जुड़े हैं क्या अभी? अच्छा, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, कांग्रेस से वो उपलब्ध नहीं है। तो मैं फिर से खंडेलवाल जी के पास से आता हूँ। खंडेलवाल जी, अपन चर्चा करें यदि, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोची समझी रणनीति के तहत ये सिंधिया जी को जो है वो धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है ताकि इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, और जो वास्तव की बीजेपी है, निखालिस जिसको कहा जाए। अभी तो ये कांग्रेस के जो लोग आए हैं उधर से, उनको मंत्री बनाया गया है और वो साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो सिंधिया का जो खेमा है, क्या उसको धीरे धीरे करके कम उसका वर्चस्व करने का प्रयास हो रहा है? कहीं ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जिन रिसोर्स को लेके बनी थी शुरू में, जैसे जनसंघ जिस टाइम पे बना था, तो 2 लोगों को मिलके बना हुआ था। एक तो हिंदूवादी मानसिकता के लोग थे और दूसरा कांग्रेस के सताए हुए लोग थे। तो इन लोगों ने जो है जनसंघ का निर्माण किया था। लेकिन जैसे जैसे पार्टी की शक्ति बढ़ती चली गई, पार्टी बढ़ती चली गई, तो इसमें एक और तबका शामिल हो गया। उस तबके का नाम होता है अवसरवादी। अब आप देखिए, जो पुराने लोग जो जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी हालतें आप देखिए कि ना तो पार्षद के टिकट उन्हें मिले, ना विधायक के टिकट मिले। फिर रही सही कसर अभी जो शिवराज सरकार जब से बनी, आप देखिए लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना, लगातार जो है सरकार में एक विधायक टूटा, फिर दूसरा टूटा, एक साथ जो है अभी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइम पे देखिए कितने सारे विधायक टूट के आ गए। ऐसे में जो कार्यकर्ता बरसों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसका मनोबल भी टूटा। लेकिन पार्टी चूंकि क्या है कि इन्हें सरकार बनानी थी, और सरकार बनाने के बाद आने वाला जो समय है वो कार्यकर्ताओं को अपने छोड़ेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे सिंधिया जी के पद प्रभाव को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी समय गया है इनका सिंधिया जी का,
ऐसे में इन्होंने पूरा दबाव बना करके सरकार पे सारे तरीके के काम कराए। जितने मलाईदार पद के मंत्री थे सब इनके द्वारा दिलाए गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बर्दाश्त करते चले आ रहे थे वो सही मौके का, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से पहला मौका आपके सामने महापौर के टिकट का आ गया है। और आने वाले समय में धीरे धीरे सिंधिया जी के पद प्रभाव को कम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से सरकार चलाएगी। और चूंकि क्या कांग्रेस को धीरे धीरे खत्म कर ही दिया है, तो एकमात्र एक छत्र राज्य है भारतीय जनता पार्टी का। अब इसमें जिसको चाहे वो रखे। और सिंधिया जी की हालत तो ये हो गई कि अगर वापस कांग्रेस में जाएंगे तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ भी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा इनके लिए। उनके लिए वापस कांग्रेस में जाना संभव अभी तो फिलहाल नहीं होगा। ये तो अटकलें लगाना उचित नहीं है। मैं इसमें एक मुहावरा है, एक कहा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरज निकली मेरी और अब आप खाओ भेलपुरी। तो सरकार बनवा ली, अब इसके बाद आप शांति से बैठिए और केंद्र में मंत्री पद बनाए रखिए अपना, और ज़्यादा आपको दखलंदाजी करने की हम पार्टी में और संगठन में तवज्जो देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये स्थिति बन रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अब तो एक थोड़ा सा विषय से हटके भी मैं एक बात करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी वर्तमान में मध्य प्रदेश में धीरे धीरे अपने मध्य प्रदेश क्या दूसरे भी प्रदेशों में अपना अपना फैलाव करने जा रही है। तो क्या मध्य प्रदेश में चुनाव नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के लड़ने की कोई स्थिति आम आदमी पार्टी की भी बन रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है और कई जगह जो है पार्षद प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। लगभग मध्य प्रदेश में कई जगह महापौर भी घोषित हो गए हैं। लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं। हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा, चूँकि आम आदमी पार्टी इस बार ये तो नहीं कहता हूँ मैं कि सरकार बना रही है नगर निगम में, लेकिन ये जरूर मैं कह रहा हूँ कि आपको उपस्थिति आपको दर्ज करा रही है और दर्ज कराने जा रही है। क्योंकि अगर हमारी नगर निगम में सरकार आती है तो सबसे पहले हमने दिल्ली तर्ज पे, जिस तरीके से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री चल रहा है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री चल रही है, उसी तरीके से हमने मध्य प्रदेश में हमारा जो है मैनिफेस्टो में है कि अगर सरकार हमारी बनती है, शहर सरकार बनती है, तो हम आपका संपत्ति कर जो है माफ़ कर देंगे और जो कमर्शियल टैक्स जो आता है उसको हाफ कर देंगे। अब देखना ये है कि जनता इसको जो है इस पर कितना जा पाती है और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारी उपस्थिति दर्ज होने के बाद 2024 में फुल फ्लेश मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पंजाब की तरह क्लीन स्वीप यहाँ देगी, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो आम आदमी की पार्टी की तरफ पूरी तरीके से झुका हुआ है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है खंडेलवाल जी, हमारे साथ जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ राजावत जी, वो जुड़ गए हैं। जय जगत। सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, अभी आप कुछ विलम्ब से आए, इसके पूर्व कुछ बात हुई है और मुद्दा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्र में मंत्री हैं और ग्वालियर सरीके उनके गढ़ में, जहाँ पर उनका होम एरिया जो का कह सकते हैं, उसमें वो अपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिला पाए और बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अपने खेमे से सुमन शर्मा को जो है वो महापौर का टिकट दिला करके प्रत्याशी घोषित कराया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिंधिया जी की जो पूछ परख है वो बीजेपी में कम हो गई है? देखिए, सिंधिया जी का कभी भी ग्वालियर गढ़ नहीं रहा है। आप इससे पूर्व देखेंगे जब उनके पूज्य पिता श्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी लड़े थे तो जयवान सिंह पवैया जी से मात्र 25,000 वोटों से जीते थे। वो भी कैसे जीते थे? एन कैन प्रकार ने कुछ भी किया हो, श्याम दाम दंड भेद, तब जीते थे। और उसके बाद उन्होंने तुरंत ग्वालियर छोड़ के गुना सीट में चले गए थे। और आप देखिए आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी गुना में भी अपनी जमीन खो चुके हैं। अब वो पुनः अपनी जमीन की तलाश कर रहे हैं और जिस मां स्वरूप
जो उनकी पार्टी थी उसके उनने पीठ में छुरा घोंप के लोकतंत्र की हत्या करके किस प्रकार कांग्रेस को कलंकित करते हुए, अपने आप को कलंकित करते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो भाजपा के लोग भी जान चुके हैं और जनता भी जान चुकी है कि ये सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के साथ रहते हैं। और ग्वालियर एक वो शहर है, वीरों का शहर है, जहाँ पे हजारों लाखों लोगों ने बलिदान किया हो। आप देखिए, चाहे रण के क्षेत्र में हो, चाहे लड़ाई के क्षेत्र में हो, हमारे जो फौजी भाई हैं चंबल क्षेत्र से आते हैं, और उसको कलंकित किया है सिंधिया घराने ने। जब लक्ष्मीबाई 1857 में सर्वप्रथम क्रांति लेकर आई थी, तब इनके पूर्वजों ने तब उनके संग गद्दारी की थी। फिर हमारे पीसी मिश्रा जी जब मुख्यमंत्री थे, तब इनकी दादी राजमाता ने समर्थन वापस कांग्रेस छोड़कर विधायकों समेत जाके और जनता दल में शामिल हो गई थी, तब हमारे को बहुत बड़ा झटका दिया था। तो ये सब जानते हैं कि सिंधिया घराना मौका परस्त है और इनकी कोई वजूद या इनका कोई बहुत बड़ा एक ओहरा नहीं बचा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। तो आप जो कह रहे हैं वो बीजेपी भी वही कहती रही है पूर्व में कि ये मौका परस्त है, इन्होंने इतिहास ये बताता है कि इन्होंने गद्दारी की है। तो इस प्रकार की बातें तो पूर्व में चलती रही, इसके बावजूद उनको बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, अपने में समाहित किया, उनको मंत्री पद से नवाजा, उनकी सारी बातें मानी जा रही हैं। लेकिन इस बार जो है ग्वालियर में उनकी क्यों नहीं चल पाई, क्या कारण आप देखते हैं इसमें? देखिए, ये स्वाभाविक है कि ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर का राष्ट्रीय कद है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के बाद अगर चौथे नंबर पे किसी को गिना जाता है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को गिना जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा भी है, राजपूतों का बड़ा चेहरा है और उनका भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि वो राजनीति को राजनीति के रूप में करते हैं, बालहट, जिद, अहंकार इस टाइप से नहीं करते जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करते हैं। वो जिस पार्टी में भी जाते हैं वहां पे उनका अहंकार, उनका गुरूर ये होता है कि मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। आप पहले महल आइए, पहले उनके दंडवत होइए, 5 घंटे महल के दरवाजे के बाहर खड़े रहिए और फूल गुलदस्ते ये सारी चीजें। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर और उनके अंदर डिफरेंस है। और दूसरा जयभान सिंह पवैया, वो भी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं और बजरंग दल के बड़े नेता हैं, तो उनकी भी नाराजगी इसमें थी। तो ये सारी चीजों का हो सकता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने संज्ञान लिया होगा, उसको देखते हुए उनकी पसंद का कैंडिडेट उतारा है। बिल्कुल, यहाँ आपकी बात ये है कि अभी जैसे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं प्रदीप खंडेलवाल जी, उनने ये कहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और अरविंद मेनन, इनकी जो एक सामूहिक आपसी समझ थी उसके तहत जो है ये अब चीज़ देखने में आई है। अब उनको अवसर मिला है कि इनको जो है वो साइड लाइन कर दिया जाए ताकि हमारी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं नाराज हैं, वो जो पूर्व में इनको बीजेपी में सम्मिलित करने से नाराज रहे हैं, उनको मनाना आसान हो जाए और उनको ये लगने लगे कि हमारी जो उपेक्षा हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं कम हो रही है और अब हमको महत्व मिल रहा है। तो ये एक संदेश देने का प्रयास है, ऐसा इनका आम आदमी के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है। तो आप इनकी बात से क्या सहमत है क्या? नहीं, अवश्य ये बात तो सत्य है कि मैं चंबल क्षेत्र से आता हूँ और मैं अभी आज ही ग्वालियर से लौटा हूँ। तो वहां पे जो कार्यकर्ता हैं संघ की और भारतीय जनता पार्टी को घर बैठ गए थे लगभग, और देखिए किस प्रकार से उनके अंदर विरोध पनप रहा था, क्रोध पनप रहा था सिंधिया के अगेंस्ट। क्योंकि सिंधिया ने बीच में जितनी भी मीटिंगें ली, उन मीटिंगों में जो वजनदार वजूद वाले जो भारतीय जनता कद्दावर जो नेता थे, उनको बिल्कुल भी तवज्जो ना देते हुए उनको कहीं किसी मीटिंग में सम्मिलित नहीं किया। और हाँ, सिंधिया के जो नतमस्तक हो गया, पैरों में गिर गया, वो अवश्य उसमें आमंत्रित था।
तो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बहुत बड़ा हाथ था शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में, और मेनन जी को तो आप जानती हैं कि वो मध्य प्रदेश में किस पोजीशन पे है। तो ये अवश्य ये पूरा राष्ट्रीय लेवल पे इनका, इसीलिए शिवराज सिंह जी जब है ना मीटिंग के अंदर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला ठीक है अब तो दिल्ली में फाइनल होगी लिस्ट, तो शिवराज सिंह जी लिस्ट लेके दिल्ली पहुंच गए थे। और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो भी है ना मीटिंग छोड़ के ग्वालियर चले गए। ग्वालियर में उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे उनकी मीटिंगें ली एमपी टूरिज्म में, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर संगठन या भाजपा से टिकट नहीं होगा तो उसके लिए जाके हाईकमान से भी बात की जाएगी, बाल हट स्वीकार नहीं होगा। सिद्धार्थ जी, एक चीज जी। बताएं कि जो भी आदमी या जो राजनेता या नेता जो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसको वहां स्वीकारा नहीं, आगे पीछे उसके साथ कोई न कोई धोखेबाजी हुई है। हमने एक चौधरी राकेश सिंह जी चतुर्वेदी का सिंह बरैया जी, बालेंदु शुक्ला, मैं आपको फहरिस्त बताई तो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके पश्चात उनकी वहां पर उपेक्षा हुई, उन्होंने फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजारे और वापस कांग्रेस में आए। तो क्या बीजेपी इस प्रकार लोगों को समाहित करती है अपने में और बाद में छोड़ देती है, इस प्रकार की कोई इनकी मंशा रहती है या सोची समझी रणनीति रहती है? राजेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अभी का नहीं है। आप अंग्रेजों के समय से लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की मुखबिर पार्टी थी। ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी बनी है, जब सावरकर इनके थे तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, आंदोलन दबाने के लिए कार्य करते थे। हेगड़ेवार और सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन भी सूत्र को इस्तेमाल करते थे, उसके बाद उसको छोड़ देते थे। जो भी इनके सूत्रधार होते थे, जो इनकी मददगार होते थे, उनको या तो मरवा देते थे या छोड़ देते थे। अब वही फार्मूला ये आके अब हिंदुस्तान में अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे बालेंदु शुक्ला जी, जो कि बाल सखा थे माधवराव सिंधिया जी के, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से रुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनको मंच पे भी नहीं बैठाला जाता था। उसके बाद राष्ट्रीय लेवल के नेता, दलितों के बहुत बड़े नेता मध्य प्रदेश के फूल सिंह बरैया जी, उनकी भी यही हालत थी। उनको इस्तेमाल किया, दलित वोट लिया, दलित वोट लेने के बाद उनको एक किनारे बैठाल दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जो है बीजेपी की है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास आना चाहता हूँ। आप कुछ शब्दों में आप बताएं, अंत तक इसको डिबेट को हम समाप्त कर रहे हैं, तो एक कोई बात आप करना चाहते हो जो इस हमारी डिबेट के मुद्दे से संबंधित हो तो वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पार्षद चुनाव और आपके सरपंच चुनाव, ये दो जो चुनाव हैं, ये आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये समझ लीजिए आपकी जैसे बच्चों का तिमाही, छमाही और आपका वार्षिक पेपर होते हैं, उसी तरीके से ये प्रक्रिया होती है कि पार्षद हमारे कितने जीते और किस जगह से जीते और कहाँ हमारी मजबूती मिल रही है, कहाँ हमारी कमजोरी हो रही है। अब उसी पैटर्न पे आप देखिए कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य जी ने जो टिकट मांगा था उनका महापौर का और उनको नकारा गया, तो इसका मतलब स्पेशली कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि ये जो परीक्षा की तैयारी है इसमें भाजपा नहीं चाहती है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को हम टिकट दें। और अब दूसरी चीज, एक चीज मैं आपसे और बोलना चाह रहा हूं इसमें कि कुल टिकट जितने भी बट रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से आप गिनती कर लीजिए कि कितना जो है सिंधिया खेमे को गया, कितना टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद के कार्यकर्ताओं को दिए। अगर सिंधिया खेमे को 1% भी अगर उन्होंने टिकट दिया है तो वो 1% से आप उनकी आने वाली राजनीति और आने वाला समय उनके लिए उसी तरीके से खतरनाक साबित होगा और धीरे धीरे पर कतरते हुए और जीरो पे लाके बैठाया जाएगा। बिल्कुल, धीरे धीरे उनके पंख जो है वो काट दिए जाएंगे और उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, ऐसा आपका कहना है। तो आज इस मुद्दे पर हमने इतना विचार विमर्श किया
आम आदमी पार्टी के प्रदीप खंडेलवाल जी और कांग्रेस के सिद्धार्थ रजावत जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति यदि जाएगा तो वो पूरी तरह से उसमें अच्छे से एब्जॉर्व हो जाएगा, ये कहना कठिन है। आने वाला समय बताएगा, क्योंकि तब विधानसभा के टिकट बंटना है और लोकसभा के टिकट बटेंगे, तो उस समय क्या स्थिति रहेगी। जो बाहर से नेता आए हैं बीजेपी में, उनकी ये अभी से कहना मुश्किल है। आने वाला समय बताएगा कि हम उस समय क्या देखते हैं, क्या परिदृश्य देखते हैं। तो आज की बहस यही समाप्त करते हैं। बने रहिए खबर भारत के साथ और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।